बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हमने एरिस्टोटल की पोएटिक्स में से कैथारसिस पे बात करनी है। जैसे हम जानते हैं ना कि कैथारसिस को उसने हमें बताया है, अपने ट्रेजेडी की डेफिनेशन में उसने इसको डाला है। आप समझ लें कि कैथारसिस एक ऐसी चीज है जो आपके जहनी तनाव को खत्म करने वाली है और आपके नफ्स को पाक करने वाली है। ये इनकासी का एक जरिया है जो कि आपके अंदर से, जैसे कहते हैं ना, डर्टी मादों को पाक करने का एक जरिया बना रखा है उसने। अब उसने कहा था कि कैथारसिस अवाम का, ऑडियंस का जरूर होना चाहिए, यानी हम उन्हें तौबा ताइब करने पर मजबूर कर दें कि वो अपने गुनाहों पर पछताएं। असल में स्टोरीज जो होती जो देवताओं की थी, तो फिर देवता तो यही थे ना कि आपको नसीहत करते हैं। देवता आपको कहते हैं कि भाई आप कुछ सीख के जाएं इनके ऊपर से, इनकी जब बात सुने तो आप समझे इनकी बात को। चलें जी, कैथारसिस पे आज हमने बात करनी है। एरिस्टोटल की जो है थ्योरी देखें, ट्रेजेडी की जो उसने हमें थ्योरी दी है, जो हमने डेफिनेशन आपको दी थी, जो मैंने कहा था याद कर लें, वो डेफिनेशन आपने 10-10 दफा लिखी कि नहीं लिखी, उसको लिख लेना था। उसमें उसने बताया है कि पहले से ही हम काबू कर लेते हैं, पहले से ही ऑडियंस के रिएक्शन को काबू कर लेते हैं। और वो कैसे काबू करते हैं? उनके अंदर पिटी और फियर को जगाकर। इस पर बहस मुबाहिसा करें। देखिए, कैथारसिस का लफ्ज कहीं नहीं आया, लेकिन ऑडियंस से आपने पहचान जाना है, ऑडियंस का जो रिएक्शन है उससे आपने पहचान जाना है। एरिस्टोटल की फिर बयान पे बात कर रहे हैं कि जो एंड ट्रेजेडी का हो रहा है वो है परगेशन और कैथारसिस। यहाँ उसने वर्ड आपको दिया है कैथारसिस, लेकिन परगेशन का वर्ड भी आ गया तो आप यही करेंगे। प्री ऑक्यूपेशंस का वर्ड आ गया तो आप कैथारसिस ही समझेंगे। अगर ये ना आता कैथारसिस तो आपने समझ जाना था परगेशन है तो कैथारसिस वाला सवाल है। और इसमें मुझे कैथारसिस पर ज्यादा बात करनी है, ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है। एंडलेसली और मिसअंडरस्टूड कहते हैं भाई, इसको अभी तक गलत समझा जा रहा है क्योंकि इसके साथ जो होती है ना, अनक्रिटिकली एज्यूम्ड करते हैं हम, इसके ऊपर नाकाबिले तनकीद कर देते हैं और फिर हम फर्ज लगाने शुरू कर देते हैं, तखमीने यानी लगाने शुरू कर देते हैं कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, क्योंकि एरिस्टोटल ने इसकी बताई ही नहीं है हमें सही डेफिनेशन। ट्रेजिक कैथारसिस क्या होता है वो बताएं, आप बताएं। फंक्शन एंड इमोशनल इफेक्ट्स, यहाँ पर कैथारसिस का नाम इस नाम से आया है। ट्रेजेडी के अंदर जो आप पे फंक्शनल इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं वो बताइए। देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ उसने कर दिया क्वेश्चन के मुताबिक, और उसके बाद उसने आपको ट्रेजेडी की डेफिनेशन की तरफ लेकर जाना ही जाना है। कैथारसिस के टर्म में वो कहता है जनाब ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुई है, अंडरलाइन कर लें, यूज्ड ओनली वंस इन द कोर्स ऑफ द पोएटिक्स। एक मरतबा इस्तेमाल की एरिस्टोटल ने और फिर वो अपने 4th चैप्टर में इस्तेमाल करके गए हैं। उसके बाद 26 चैप्टर है, किसी में उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। लिहाजा बड़ी मुश्किल हो जाती है दूसरी टर्म्स के लिए कि जनाब विच हैज बीन गिवन राइज मेनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इसी वजह से इसको क्या किया गया है, बहुत ज्यादा बहसो मुबासे का जरिया बनाया गया है, बड़ी ज्यादा तशरीहात करती गई हैं और बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, यानी इस पर मुख्तलिफ बयानात आने शुरू हो गए, तनाज़े आना शुरू हो गए। लेकिन कैथारसिस ही है वो जिस पर यह बहस हुई, क्योंकि उसने कैथारसिस की सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही इस्तिलाह बताई है, और वो भी 4th चैप्टर के अंदर। जो बच्चे रीड करते हैं कैथारसिस के ये पॉलिटिक्स की पूरी बुक यानी टेक्स्ट रीड करते हैं, तो फिर वो इस तरह से 4th चैप्टर को गौर से रीड कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस बात का अंदाजा लगाना कि असल में हकीकत क्या है। और एरिस्टोटल डज नॉट डिफाइन टू एक्सप्लेन, कि एरिस्टोटल ने तारीफ ही नहीं की, ना हमें कोई उसकी इस्तिलाह की कोई कहते हैं ना तशरीहात बताई। शायद उसने एक्सप्लेन किया होगा या आपने पहले पेज पे उससे कायल कर दिया कि उसने सेकंड बुक में जो पॉलिटिक्स की उसने लिखी थी जो कि गुम हो चुकी है, उसके अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया होगा। ये जो इस्तिलाह है क्रिटिक्स जो नकाद होते हैं, उन्होंने इसको उसकी रोशनी में इट्स यूज इन एरिस्टोटल्स अदर वर्क्स, जो दूसरा काम एरिस्टोटल ने किया है ना पॉलिटिक्स के अलावा, वो था पॉलिटिक्स और इथिक्स। ये उसकी 2 और किताबें हैं जो मिली हैं इन लोगों को, लेकिन एक किताब जो गुम हो चुकी है या कई किताबें उसकी गुम होगी। आपको आपने एरिस्टोटल की अगर लाइफ नहीं देखी तो वो लाइफ देख ले, वो मेरे आपको मिल जाएगी एरिस्टोटल की लाइफ के लिहाज से, कि एरिस्टोटल को जब जान के लाले पड़ गए थे ना, तो ये अपना सब छोड़ छाड़ के हर चीज भाग गए थे और जाके इन्होंने कहा था दूसरे इलाके में कि मैं इसीलिए भागा हूँ जनाब कि लोग गुनहगार ना हो जाए मुझे कत्ल करके, जैसे उन्होंने सुकरात को कत्ल कर दिया था, प्लेटो के उस्ताद को, और फिर प्लेटो इनका उस्ताद था। ये तीसरी नस्ल थी, तो तीसरी नस्ल जो न्यू जनरेशन थी तो जाहिर है पुरानी जनरेशन की तरह कुर्बानी थोड़ी देने आई थी। ये गलीलियो का भाई है, जैसे वो उस दिन आप कह रही थी ना कि गलीलियो जो था वो अपनी जान बचा लेता है, तो ऐसे एरिस्टोटल ने भी अपनी जान बचा ली थी। बड़ी लाइफ इसकी इंटरेस्टिंग है, टाइम मिले तो सुन लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको शेयर करूंगी प्लेलिस्ट।
तो उसमें जनाब अरिस्टोटल पे मुझे हंसी भी आती है और मुझे वाकई खुशी भी होती है कि देखिए इन लोगों के नाम बच गए, इन लोगों का काम बच गया, इन लोगों की चीजें बच गई, लेकिन ये चीजें छोड़ छाड़ कर भाग गया था तो इसके शागिर्द ने चीजें छुपा दी थी। और छुपाई कहाँ थी? वो गुंबद होते हैं ना पुराने जमाने के, ऐसे गुंबद बने होते हैं, गुंबद के ऊपर उसने छुपा दी, जो यहाँ पे कोई जगह बनी हुई थी, लेकिन ऊपर से आती थी बारिश, रोशनी, धूप, तो वो कोई प्लस्तर और वो लेंटर तो नहीं थे ना उस जमाने में, वो छतें तो घास फूस की हुआ करती थी। उसको लग गई काई, कितने सफेद कीड़ों ने खा लिए और मुख्तलिफ चीजों ने खा लिए। गुंबद होते थे हमेशा ऊंचे ऊंचे, बड़ी बड़ी इनके वो होते थे, जो जैसे लगा ले के इनके कैसल्स वगैरह। अब जनाब यहाँ से जो काम है वो इस तरह खो चुका है। फिर जो 100 साल बाद उसके शागिर्द से जाके किसी और ग्रीक के बंदे ने लिया, तो फिर उसने इस काम को ट्रांसलेट किया था। लिहाजा वो कहता है कि हम अंदाजा लगाते हैं पॉलिटिक्स और एथिक्स की किताबों को स्टडी करने के बाद कि कैथारसिस का मतलब क्या है। तो हम कह सकते हैं कैथारसिस के 3 मतलब हैं, तीनों निकाल के रखें, परगेशन, प्यूरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन। तीनों पी और सी कर लें, ठीक है? इस तरह से करके इसकी डेफिनेशन निकाले। पहले तो वो कहता है कि जनाब आप किसी चीज को तहारत कर ले, अपनी सफाई कर ले, पाकीज़गी कर ले, और फिर क्या करें, उसको साफ और शफाफ कर ले। लिहाजा दिल की पाकीज़गी हो सकती है, हमारे दिमाग की पाकीज़गी हो सकती है, हमारी अपनी तहारत होती है, जहनी और जिस्मानी पाकीज़गी होती है, ये सारा पाकीज़गी के मफहूम में आता है। अब तनकीद निगार कहते हैं, वो मजीद तशरीहात बताते हैं एरिस्टोटल के नजरियात की इन द लाइट ऑफ ईच ऑफ दीज 3 मीनिंग्स। अब वो जो 3 मीनिंग्स उन्हें मिले हैं, इन 3 मीनिंग्स की रोशनी में ही वो इसकी तफसीलियात निकालते हैं। बट इट हैज नॉट डन मच टू सॉल्व द डिफिकल्टी, मगर इससे भी हमारे मसाइल को ज्यादा हल नहीं हो गए, हमें कोई ज्यादा क्लियरली मीनिंग्स पता नहीं चले। एक चीज जो है उस पर एग्री हो गए हैं सारे क्रिटिक्स जो भी हैं, वो कहते हैं ट्रेजेडी अरोज इज पिटी एंड फियर। ये पिटी एंड फियर जो है ना, ये क्रिटिक्स ने निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये परगेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है रोज, पिटी एंड फियर। इस पे हम सारे एग्री हैं। देखें, जैसे कोई कह रहा था दिमाग की सफाई, जिस्म की सफाई, अपने माल की सफाई, और अपने माल की पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी, दिमाग की पाकीज़गी, 3 तरह की वो बन जाती है ना, तन मन धन, यही होता है ना, तन मन धन की सफाई। तो इस तरह से वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पिटी एंड फेयर सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ वजूहात पाई जाती हैं जिनसे मुख्तलिफ पहलू बन जाते हैं कि किस तरह अरोजल होएगा of these emotions lead in the tragic pleasure। आखिर हम ये पिटी एंड फेयर उभारेंगे कैसे जनाब? टर्म कैथारसिस जो है एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ये वही डेफिनेशन है जिसको मैंने आपको कहा है कि याद कर लें। अब देखें ये डेफिनेशन आपको एक और टर्म में मिल रही है। Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. A language embellished with each kind of artistic ornament. The several kinds of being found in the separate parts of the play in the form of the action, not narrative, through the pity and fear, affecting the proper catharsis. The spelling of catharsis here. और purgation of these emotions। ये डेफिनेशन आपने 10-10 दफा लिखी है कि नहीं लिखी है? मैंने आपको बोला कोई भी क्वेश्चन आ जाए एरिस्टोटल का, ये डेफिनेशन आपको एक पेज पे भी आ गई ना, तो समझे आपके यहाँ से 5 नंबर खड़े बन जाते हैं इस क्वेश्चन के, और बाकी आपने 18 नंबर जगह हासिल करने होते, समझे 12-13 नंबर वो आपको नहीं देगा क्या? ये आपकी डेफिनेशन बहुत कीमती है। आगे आ जाए। इसी तरह से हम देखते हैं इसी इस्तिलाह में कि जनाब इसको लिंक कर दिया जाता है, यानी इसका ताल्लुक बना दिया जाता है इस नजरिए के साथ जो कि पिटी और फेयर का नजरिया है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इसे समझ लें, इसके मतलब को कि पिटी एंड फेयर एज कनेक्टेड विद द ट्रेजेडी, कैसे वो कनेक्टेड है, चले उसको समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। टर्म पिटी एंड फियर आर क्लोजली कनेक्टेड एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ कैथारसिस। अब पिटी एंड फियर से पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है, तो पिटी एंड फियर को उसने कहा कि उसकी थ्योरी ऑफ कैथारसिस से बड़ा नजदीकी ताल्लुक है इसका। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बताई गई है फेयर की। अब फेयर की डेफिनेशन वो आपको पहले दे रहा है, फिर इसके बाद वो आपको पिटी पे बात करके बताएगा, ठीक है? फेयर को देख लें। फेयर वो क्या कहता है, सेंटर्ड ऑन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो होता है ना, वो उसका मरकज होता है खौफ, खौफ के मरकज में वो इंडिविजुअल पाया जाता है जनाब।
इसी फॉर्म में कुछ और व्यूग फीलिंग्स आ जाती हैं, यानी कुछ मुबहम फीलिंग्स एहसासात आ जाते हैं जो कि हमारी परेशानियों के होते हैं, हमारे गैर तहफ़्फ़ुज़ाना सोच के होते हैं, या हमने अपने आप को गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर लिया होता है। जब भी हम खौफ महसूस करते हैं, कोई किडनैप कर लेता है तो गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है ना, कोई अपने से गैरों में चला जाता है तो गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है, कोई गैर आपके घर में अचानक आते हैं तो आप गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। तो खौफ की बुनियादी वजह होती है आपने परेशानी, बेचैनी और अपने आप को महफूज महसूस ना करना। इट कुड बी द आउटकम ऑफ द फेसिंग सम इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स। अब कुछ हो सकता है कुछ ऐसे नाकाबिल फहम वाकयात हो जिनके सामना होने की वजह से आप में ये फीलिंग उभरती है। कुछ ऐसी तबाहियां भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे खतरनाक हादसा भी हो सकती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, किसी और का ही एक्सीडेंट देख लेते हैं सड़क पे चलते चलते तो खौफ की कैफियत आ जाती है, कुछ जिन भूत देख लेते हैं तो खौफ की कैफियत आ जाती है। खौफ की कैफियत की उसने वजूहात आपको बताई हैं। तो आपने ये जो कैफियत है ना, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डिजास्टर, ऑफुल इंसिडेंट, इसको खौफ के अंदर प्लस करना है, तो आपका ये पैराग्राफ बन जाता है। अब देखें तो जनाब ऐसे भी हो सकता है कि ये फीलिंग आपको एक गिल्ट की भी हो, यानी आपने अगर कोई कसूर किया है, कोई जुर्म किया है, उसकी फीलिंग्स हो, और रेदर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस गिल्ट, या आपको उस गिल्ट की जो आपके अंदर पाया जाता है उसकी पहचान हो जाए कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझसे ये गलती हो गई है, तो उस वक्त आप में खौफ आ जाए। तो हम देखते हैं कि पोर्ट्रेट किया गया है इससे समवन एल्स के तौर पर, कि ये किसी दूसरे की चीज है, यानी किसी दूसरे के साथ मिल के इसका ताल्लुक बन रहा है, जो आप फिर महसूस कर रहे हैं। ताल्लुक दूसरे के साथ ही आ रहा है ना, ये आपके अंदर की फीलिंग नहीं है, ये आपको बाहर से फीलिंग मिल रही है, तो आपके अंदर ये एहसास जाग रहा है। अपेरेंटली ट्रेजेडी क्या करती है, इजीली जो हम उसको कह सकते हैं उसका घेरा ले सकते हैं इन डिफरेंट अशकाल के दरमियान जो कि खौफ की पाई जाती हैं। ये एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। खौफ आप महसूस कर लेना, कोई कप गिरा तो आपको खौफ आ जाएगा, एकदम से आवाज आई या खौफ की पैदावार हो गई, तो दूसरा काम हुआ है तो आपको ये फील हुआ है खौफ, ठीक है। पिटी ने क्या करना है, पिटी जनाब ये है, इसको हम देखते हैं तो ओकेजन्ड बाय द अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून ऑन द हीरो। अब इसका उस वक्त वाकया होना होता है जब हीरो की बदकिस्मती में कुछ, जिसे कहते हैं ना, जिनका वो मुस्तहिक नहीं है लेकिन उसको वो चीज मिल जाती है। लिहाजा फियर जो है इसको हम कहते हैं, वो हमें बदकिस्मती से खौफ आता है, फियर आता है, क्योंकि वन लाइक आवर सेल्व्स, वो एक बंदा था, एक इंसान था हमारे जैसा, उसके साथ ऐसा हुआ तो हमें खौफ आया। अब पिटी हमें उस पे आ रही है, तरस हमें उस बंदे भी आ रहा है। लिहाजा काजिज जो है फियर की, इन अस इफ इट हैपन्स टू अस, ये अंडरलाइन करें। फियर की काजिज ये हैं कि हैपन्स जो हुआ है वो हमारे साथ हैपन ना हो जाए, हमें इससे भी खौफ आता है। काजिज पीटी इन अस इफ इट हैपन्स टू अदर्स, और तरस हमें इस वक्त आता है जब कि दूसरों के साथ ऐसा हो चुका होता है और हम कहते हैं इसके साथ हो गया है, हमारे साथ ना हो ऐसा, हम ये दुआएं मांगते हैं। पिटी एंड फियर की एरिस्टोटल के मुताबिक उसने डेफिनेशन आपको बता दी। अब दोनों इकट्ठे आ गए हैं, ये दोनों इमोशंस है जनाब, जिनके जरिए हमें बताया जाता है कि ये जो पिटी है ये टर्न हो जाती है फियर के अंदर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सो नियरली रिलेटेड टू अस, हमारे सामने आके इनके सारे काम भी इकट्ठे कर दिए जाते हैं। पिटी और फियर को अब हमने इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। अब पिटी टर्न्स टू फियर, अब तरस जो है वो खौफ में चला गया है। और किस वजह से हो गया, क्योंकि इसी तरीके के साथ ये जो सफरिंग हो गई थी वो हमें अपनी महसूस होने लगी थी, टू बी आवर ओन हो गई थी, ठीक है। खौफ, फियर क्या है, वो ड्रिव्स करता है, वो ले जाता है हमें खींच के उस एहसास की तरफ जो कि सिमिलर सफरिंग माइट बी फॉल अस, उस एहसास की तरफ हमें खौफ ले जाता है कि ये फीलिंग्स हमारी तरफ मत आ जाए। इट इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो ट्रेजिक करेक्टर होता है वो हमारे जैसा इंसान होता है, हाथ पाँव नाक कान मुंह हमारे जैसा होता है, और सेम टाइम पर स्लाइटली इट इज आइडियलाइज्ड। हाँ, उसे फितरी तौर पर कुछ जिसे कहते हैं ना मिसाली भी बना दिया जाता है, आइडियलाइज कर दिया जाता है। इन्हीं मामलात के अंदर हम देख लेते हैं कि पिटी जो है वो सफरिंग को बताता है, और फिर हम उसका इनेटली गुड पर्सन देख लेते हैं। हम देखते हैं कि वो जो बंदा था वो बुनियादी तौर पर अपनी नेचर के तौर पर, अपनी जबलत के तौर पर इस मुसीबत में मुब्तला हुआ है, हालांकि वो एक अच्छा बंदा था, तब भी हमें तरस आता है। वो कहा था ना उसने अच्छा भी हो मगर इतना अच्छा ना हो,
उसमें कुछ खामियां हो तो अच्छा होगा तो हमें उस पर तरस आएगा। while having a sympathetic fear, हमें उसके साथ sympathetic fear हो जाता है for one, जो भी बंदा हो, who is so likes our likes, जो कि हमारी जैसा होता है। चले जनाब, इसको हम नेक्स्ट में कवर करते हैं, लेंथ हो गई हमारी।